चलिए एक बार और समझा देता हूँ ताकि जो रिकॉर्डिंग देखे तो समझ में आ जाए जल्दी जल्दी कि आधा क्लास तो हो गया है। देखिए पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म देख रहे हैं तो इसमें इस्टेमोलॉजी इस्टेमोलॉजी में क्या रहेगा। हम कोई भी ज्ञान को कैसे प्राप्त करेंगे उसका अध्ययन होता है, ठीक। और ऑन्टोलॉजी में क्या होता है, वास्तविकता का अध्ययन किया जाता है, वास्तविकता का अध्ययन होता है। और इसमें जो इस्टेमोलॉजी में पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या कहता है, ज्ञान जो है हमें केवल साइंस के बेस पे मिलता है। लेकिन पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या कहता है एस्टेमोलॉजी में, ज्ञान जो है साइंस के बेस पे तो मिलता ही है, लेकिन उसमें तर्क और रीजनिंग, विवेक और रीजनिंग का भी काम होता है, विवेक का भी काम करते हैं यहाँ पे, ठीक। और पोस्ट पॉजिटिविज्म के हिसाब से रियलिटी कभी चेंज नहीं होती, पॉजिटिविज्म के हिसाब से रियलिटी कभी चेंज नहीं होती, ऑन्टोलॉजी कभी, मतलब ऑन्टोलॉजी में क्या हो जाएगा, वास्तविकता का अध्ययन करते हैं, तो पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या कहता है, रियलिटी कभी चेंज नहीं होती। लेकिन पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या कहता है यहाँ पे, रियलिटी समय के साथ चेंज होती है, ठीक। मेटाफिजिक्स में क्या कहेंगे हम लोग, विवेक और तर्क का उपयोग करते हैं, ठीक। ये किसमें होता है, पोस्ट पॉजिटिविज्म में होता है। जब भी ज्ञान की प्राप्ति के लिए क्या करें हम लोग, विवेक और तर्क का उपयोग करेंगे तो तत्व मीमांसा में आता है। और वस्तुनिष्ठ क्या होता है, व्यक्तिगत भावनाओं से प्रभावित नहीं, केवल तथ्य पर आधारित होता है। और इसको किसने दिया था, तो 19वीं शताब्दी के आसपास अगस्त कॉम्टे ने दिया था इसको। तो उसने 3 स्टेज, पॉजिटिविज्म केवल तुरंत नहीं आ जाता बोला था, इसमें पॉजिटिविज्म के लिए 3 स्टेज से गुजरना पड़ता है। जो मनुष्य होता है उसको पॉजिटिविज्म के लिए 3 स्टेज से गुजरना पड़ता है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे पहला स्टेज क्या है, थियोलॉजिकल स्टेज आता है। थियोलॉजिकल स्टेज में जो कोई भी कार्य होगा यहाँ पे, कुछ भी होगा, कोई भी फैक्ट होगा, कोई भी तथ्य के लिए हम लोग किसको जिम्मेदार मानते हैं, देवी या देवता को जिम्मेदार मानते हैं। यहाँ पे भगवान को सीधा जिम्मेदार ठहराते हैं, वर्षा नहीं हो रही है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है, भगवान नाराज है इसलिए वर्षा नहीं हो रही है। अगर कुछ भी दुख या विपत्ति आ गई तो वो क्या है, देवी देवता के हिसाब से चलते हैं, हम लोग देवी देवता को मानते हैं कोई भी दुख विपत्ति का कारण, ठीक। और सेकेंड स्टेज क्या होता है, मेटाफिजिकल स्टेज। इसमें क्या अपने लॉजिक और तर्क का सहारा लेते हैं, ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए किसका सहारा लेते हैं, लॉजिक और तर्क का यहाँ पे सहारा लेते हैं, ठीक। फिर आता है हमारा फाइनल स्टेज। फाइनल स्टेज में हम लोग क्या लेके चलते हैं, जो भी ज्ञान की प्राप्ति होती है वो कहाँ से हो रही है, हम सब चीज को छोड़ देते हैं। फिर यहाँ पे अब देखते हैं कि जो भी ज्ञान की प्राप्ति होती है उसका आधार केवल हम लोग किसको मानते हैं, साइंस को मानते हैं। यहाँ पे साइंस के द्वारा ही हमको क्या हो रही है, कुछ भी ज्ञान की प्राप्ति हो रही है मानते हैं, ये फाइनल स्टेज है, ठीक। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, अब पत्थर क्यों गिर रहे हैं, तो थियोलॉजिकल स्टेज वाले क्या मानेंगे, पत्थर गिरने का कारण क्या है, गॉड या स्पिरिट है। और मेटाफिजिकल स्टेज वाले क्या मानेंगे, यहाँ पे हैवी होता है, वो अपना तर्क और लॉजिक का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन पॉजिटिविज्म क्या मान, यहाँ पे साइंस का उपयोग करेगा। लॉ ऑफ ग्रेविटी के कारण क्या हो रहा है, जो पत्थर है वो नीचे गिर रहे हैं। तो कोई भी डिजीज फैला है तो जो थियोलॉजिकल स्टेज स्टेज में क्या मानेंगे लोग, गॉड हमें पनिशमेंट दे रहा है। और यहाँ पे थोड़ा लॉजिक के तर्क लगा के क्या बोलेगा व्यक्ति, लाइफ नास्ती है, लाइफ शॉर्ट है इसलिए लोग क्या हो रहे हैं, मर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिविज्म वाले क्या बोलेंगे, पॉजिटिविज्म तक पहुंचने के बाद क्या बोला जाएगा, कोई भी वायरस या बैक्टीरिया है इसलिए क्या हो रहा है यहाँ पे, लाइफ जो है वो कोई डिजीज फैला हुआ है, ठीक। अब देखेंगे यहाँ पे पोस्ट पॉजिटिविज्म, उत्तर प्रत्यक्षवाद। तो उत्तर प्रत्यक्षवाद में क्या माना जाएगा, पूरी तरीका से पॉजिटिविज्म को नकारा नहीं जाता है यहाँ पे, पॉजिटिविज्म को नकारा नहीं जाता है। यहाँ पे बोला जाता है कि साइंस का उपयोग तो कर ही रहे हैं, मनुष्य साइंस का उपयोग तो कर ही रहे हैं, लेकिन अपने लॉजिक और अपने तर्क का उपयोग भी किया जाता है। क्योंकि हर चीज, हर जो तथ्य है वो सबके लिए एक जैसी नहीं रहती।
हर व्यक्ति की सोचने और समझने की शक्ति अलग अलग रहती है, और हर व्यक्ति का जो हर सिचुएशन में उनका अनुभव अलग होता है। यहाँ पे अवलोकन किया जाता है कि अनुभव क्या होता है, हर सिचुएशन में हर व्यक्ति का अलग अनुभव होता है। तो अनुभव के आधार पे क्या माना जाता है, अलग विश्वास होता है। इसलिए यहाँ पे हर व्यक्ति के लिए पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या कहता है कि कोई भी फैक्ट है वो हर व्यक्ति के लिए ज्ञान की प्राप्ति हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकती है। ठीक, ज्ञान की प्राप्ति अलग तरीके से सोचने का ढंग क्योंकि हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। तो और ये सामाजिक विज्ञान में क्या होता है, ज्यादा कारगर सिद्ध होता है। जो पोस्ट पॉजिटिविज्म है सामाजिक विज्ञान में ज्यादा उपयोग में लाया जाता है, और वो 21 सेंचुरी में आया था पोस्ट पॉजिटिविज्म जो है। ठीक, और इसको किन्होंने ज्यादा केंद्रित किया, तो हाइजेनबर्ग और नील बोहर ने, भौतिकवादियों ने इस वास्तविकता पर ध्यान केंद्रित किया ज्यादा, और पूर्ण निश्चितता को हटाकर संभावनाओं पर जोर दिया। तो यहाँ पे ये बोला गया कि रियलिटी क्या होती है, बदलती रहती है। जो वास्तविकता है वो वास्तविकता क्या है, समय के साथ बदलती है बोला जा गया है यहाँ पे। ठीक, तो याद रखने वाली बात यही है इसमें। इसमें क्या है कि प्योर साइंस को नहीं लिया गया, साइंस के साथ साइंस प्लस इसमें लॉजिक और रीजनिंग को लिया गया है इसमें। ठीक, अब देखिए इसमें प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवाद के बीच अंतर क्या क्या है। तो देखिए पॉजिटिविज्म में क्या होता है, पॉजिटिविज्म में डिडक्टिव निगरात्मक होता है। पॉजिटिविज्म में हम लोग डिडक्टिव होते हैं, और पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या होता है, इंडक्टिव होता है यहाँ पे। ठीक, क्योंकि ये साइंस से रिलेटेड है। साइंस में लास्ट में कोई थ्योरी या कोई भी सिद्धांत बनता है, लेकिन ये डिडक्टिव भी, ये पॉजिटिविज्म क्या होता है, डिडक्टिव होता है, और ये इंडक्टिव होता है, और ये क्वांटिटेटिव होता है। क्वांटिटेटिव होता है ये, और ये क्वालिटेटिव होता है। ये मात्रात्मक होता है और ये गुणात्मक होता है। गुणात्मक और मात्रात्मक। पोस्ट पॉजिटिविज्म में याद रखिएगा केवल ये गुणात्मक नहीं होता, इसमें दोनों का उपयोग भी कर सकते हैं ना। मात्रात्मक प्लस गुणात्मक दोनों को उपयोग कर सकते हैं, दोनों को जोड़ के उपयोग करते हैं। तो ट्रायंगुलेशन बोला जाता है उसको। ठीक, जब दोनों का उपयोग होता है तो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंस पहचानने के लिए ये क्या होता है, ज्यादातर परिणात्मक में विश्वास रखता है, डाटा में विश्वास रखेगा ये। डाटा, फैक्ट, लॉजिक, ये सब में विश्वास रखेगा। डाटा चाहिए ही चाहिए उसको प्रूव करने के लिए। लेकिन यहाँ पे ये गुणात्मक भी हो सकता है, ये पोस्ट पॉजिटिविज्म गुणात्मक भी हो सकता है, क्वालिटेटिव भी हो सकता है, और ये ऑब्जेक्टिव होता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, रियलिटी सबके लिए समान होती है बोला जाता है, किसी के लिए चेंज नहीं होती बोला जाता है। लेकिन ये यहाँ पर क्या होता है, ये सब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव में क्या होता है, रियलिटी सबके लिए अलग अलग हो सकती है बोला जाता है वहां पे। पोस्ट पॉजिटिविज्म में क्या बोला जाता है, रियलिटी सबके लिए अलग अलग होती है, इसलिए सब्जेक्टिव होता है। और पॉजिटिविज्म में क्या बोला जाता है, रियलिटी चेंज नहीं होती बोला जाता है। और ये पूर्णतः क्या होता है, साइंटिफिक होता है, और ये इंटरप्रिटेटिव होता है, व्याख्यात्मक होता है। पूर्णतः क्या होता है, साइंटिफिक नहीं होता है, ये व्याख्यात्मक भी होता है। और ये ट्रेडिशनल है, ये परंपरागत है। और ये क्या है, एक न्यू फॉर्म है ये। पॉजिटिविज्म क्या है, 21वीं शताब्दी का नया फॉर्म है ये। और ये रियलिस्टिक होता है, ये यथार्थवादी होता है। ठीक, और ये क्रिटिकल रियलिस्टिक होता है। ये क्रिटिकल रियलिस्टिक मतलब क्या होता है, महत्वपूर्ण यथार्थवादी। रियलिटी रियलिटी क्या होती है, चेंज होती है, इसलिए क्रिटिकल रियलिस्टिक बोला जाता है उसको। तो इसके लिए क्या होती है, रियलिटी जो है वो चेंज होती जाती है, ये बोला जाता है इसमें। ठीक, तो यहाँ तक समझ में आया। यस सर। ये जो अंतर बता रहा हूँ ना वही इंपॉर्टेंट है, उसी के बेस पे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना, इसको थोड़ा अच्छे से ध्यान में रखिएगा आप। ठीक है।
अब देखेंगे हम लोग टाइप। अनुसंधान के प्रकार देखेंगे अब। ठीक। दिख रहा है ना अच्छे से जानकी? जी तो देखिए, अब कितने प्रकार के रिसर्च होते हैं वो देखेंगे हम लोग। टाइप ऑफ रिसर्च। ठीक। कितने प्रकार के रिसर्च होते हैं उसको देखेंगे। तो देखिए रिसर्च में क्या होता है। इसको वर्गीकृत किया गया है रिसर्च को। को वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले किसके अकॉर्डिंग वर्गीकृत किया गया है? ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग। ठीक। तो फंडामेंटल रिसर्च आता है इसमें, सबसे पहले फंडामेंटल रिसर्च। ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग रिसर्च को, तो इसको क्या कहते हैं? मौलिक अनुसंधान। इस अनुसंधान, इसे मूल अनुसंधान बेसिक रिसर्च या विशुद्ध अनुसंधान प्योर रिसर्च भी कहा जाता है। तथा इस प्रकार के अनुसंधान कार्य के द्वारा नवीन ज्ञान, ठीक, नवीन ज्ञान अर्थात नवीन सिद्धांत, नवीन तथ्य एवं नवीन सत्यों को प्रतिपादित किया जाता है। तो जो भी मिलेगा यहाँ पे क्या रहेगा? न्यू रहेगा। ठीक। जैसे कि जैसे कि क्या रहेगा? जैसे कि देखो आग की खोज हुई। ठीक। जो आग की खोज हुई, वो आग की खोज होना क्या है? एकदम नवीन ज्ञान था। जब भी आग की खोज हुई होगी ना, तो ये क्या है? एकदम नवीन ज्ञान था। इसीलिए फंडामेंटल रिसर्च को क्या बोला जाता है? बेसिक रिसर्च के प्योर रिसर्च बोला जाता है। तो जब भी आग की खोज हुई होगी, तो वो क्या है? एकदम नया नॉलेज होगा मनुष्य के लिए। तो यहाँ पे कोई भी नया सिद्धांत बनता है, नया फैक्ट पता चलता है, या नया सत्य हमको पता चलता है। ठीक। तो जो भी पता चलेगा न्यूली पता चलेगा हमको। जैसे कि पहिए की खोज हुई होगी ना सबसे पहले, तो वो क्या चीज है? जो पहिए की खोज होना, सबसे पहले जिसने पहिया का विस्तार किया होगा, तो वो नया ज्ञान है, वो फंडामेंटल रिसर्च में आएगा, बेसिक रिसर्च में आएगा। अब इसी से रिलेट करता है क्या? अप्लाइड रिसर्च। इस प्रकार के अनुसंधान कार्यों के द्वारा पूर्व में ज्ञात ज्ञान, अब हमको पूर्व में ज्ञान मिला है कि आग की खोज हो गई है। ठीक। सिद्धांत तथ्यों का प्रयोग किसी उपयोगी वस्तु या उसकी उपयोगी प्रक्रिया का विकास किया जाता है। अब आग का विकास हुआ धीरे से। ठीक। आग का प्रयोग किए कई जगह, जैसे खाना बनाने के लिए प्रयोग किए, ठंड ठंड कम करने के लिए उसका प्रयोग किए। ठीक। तो ये क्या हो जाएगा? ये जो प्रयोग किए हम लोग, वो अप्लाइड रिसर्च में आ जाता है। तो जो आग का प्रयोग होगा वहां यहाँ पे, ठीक, इस सब जो जहां जहां हम लोग प्रयोग करके नया चीज याद करेंगे, आग का प्रयोग करके ना, आग का प्रयोग करके जो जो हम लोग नया चीज याद करेंगे, नया ज्ञान प्राप्त करेंगे, फिर हमको, तो वो क्या कहलाएगा? फिर अप्लाइड रिसर्च। क्योंकि पुराना ज्ञान था हमारे पास। ठीक। बेसिक बेसिक रिसर्च हो चुका था, आग की खोज हम लोगों ने कर ली थी। अब वो आग का प्रयोग कर करके जो नया चीज हम लोग, जो नया प्रोसेस या कुछ भी नया याद करेंगे हम लोग, जैसे कि उससे खाना बना लिए, या आग से ठंड कम कर लिए, या आग को उपयोग इंजन चलाने के लिए कर लिए, तो ये सब क्या हो जाएगा? यही फिर क्या हो जाता है? अप्लाइड रिसर्च। मतलब वो कहाँ कहाँ उपयोग किए उस चीज को, फंडामेंटल रिसर्च जो हुआ था उसको कहाँ कहाँ उपयोग किए, तो यही क्या हो जाता है? हमारा अप्लाइड रिसर्च हो जाता है। ठीक। ठीक है जानकी, समझ में आया? प्रयुक्त अनुसंधान को वस्तुतः मौलिक अनुसंधान के परिणामों का व्यवहारिक परिस्थितियों में उपयोग कहा जा सकता है। तो इसको क्या कहते हैं? मौलिक अनुसंधान के परिणामों का व्यवहारिक परिस्थिति में प्रयोग।
मतलब वही जैसे कि आग की खोज कर ली, उसका व्यवहारिक स्थिति में हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, तो वही क्या हो जाएगा, जो व्यवहारिक स्थिति में जैसे जैसे प्रयोग करेंगे तो वही क्या हो जाएगा, फिर हमारा अप्लाइड रिसर्च हो जाएगा। ठीक। पहिए का आविष्कार किए, पहिए से यस फिर साइकिल बना लिए, फिर क्या कर लिए, पहिए से हम लोगों ने कार बना लिया, और बहुत जितना भी पहिए का उपयोग किया, तो जितना भी उपयोग करने वाला जो भी चीज बना फिर बाद में, वो सब क्या आ जाएगा, फिर अप्लाइड रिसर्च में आ जाएगा। ठीक। फिर एक्शन रिसर्च को देखेंगे। एक्शन रिसर्च क्या होता है, इस प्रकार के अनुसंधान कार्य में तत्कालिक, इमीडिएट तथा स्थानीय प्रकृति की समस्याओं का समाधान वैज्ञानिक ढंग से खोजने का प्रयास किया जाता है। कुछ विद्वान क्रियात्मक अनुसंधान को अनुसंधान के रूप में स्वीकार नहीं करते। ठीक है ना, क्रियात्मक अनुसंधान को अनुसंधान नहीं मानते, क्योंकि ये क्या होता है, तुरंत कोई भी समस्या आ गई तो तात्कालिक समाधान के लिए क्या करते हैं हम लोग, अप्लाइड रिसर्च करते हैं वहां पे। ठीक। तो प्रश्न में याद रखना कि तुरंत कोई समस्या आ गई तो इमीडिएट उसका सॉल्यूशन प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, लोकल समस्या कोई भी आ गई, जैसे कि स्टूडेंट नहीं पढ़ रहा है या कुछ और कार्य हो गया, छोटा मोटा कोई भी समस्या आ गया, तो तुरंत उसका निदान करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, वहां पे अप्लाइड रिसर्च का उपयोग करते हैं। ठीक। तो इसका जो ये अप्लाइड रिसर्च का जो चरण है, ये जो अप्लाइड रिसर्च के स्टेप है, वो पूछा जाता है। तो सबसे पहले अप्लाइड रिसर्च में क्या हो जाएगा, तो समस्या को ऑब्जर्व करेंगे। ठीक। समस्या को ऑब्जर्व करेंगे, फिर प्लान बनाएंगे, समस्या के यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, अवलोकन करेंगे। कोई भी समस्या आ गई उसका अवलोकन करेंगे, फिर योजना बनाएंगे। ठीक। कुछ नहीं रहा, बन नहीं रहा। फिर योजना बनाएंगे, योजना बनाएंगे, फिर एक्ट करेंगे। अब उससे रिफ्लेक्ट क्या हो रहा है वो देखेंगे। ठीक। कार्य करेंगे, एक्शन लेंगे यहाँ पे, ठीक, एक्ट करेंगे, फिर रिफ्लेक्शन को देखेंगे। तो ये चरण कई बार पूछा जाता था पहले, इसी इसको जमाने के लिए बोला जाता था, नेट के पेपर में आता था। तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन आएगा, अवलोकन आएगा, फिर प्लान बनाएंगे। ठीक, उस समस्या के निदान कैसे करेंगे करके फिर एक्ट करेंगे, सीधा सीधा उसको, उस कार्य को करके देखेंगे, फिर रिफ्लेक्शन होगा, वो कार्य, ठीक, रिफ्लेक्ट होगा फिर। तो ये आता है, ये स्टेप जो है पेपर में हर बार। ठीक। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू द रिसर्च फाइंडिंग, ठीक, अनुसंधान के परिणामों के आधार पर वर्गीकरण। तो तीन प्रकार से बांटा गया है परिणाम के आधार पे, तथ्यात्मक अनुसंधान, फैक्चुअल रिसर्च। तो इस प्रकार के अनुसंधान में कार्यों में नवीन तत्व, फैक्ट या ट्रूथ को प्रतिपादित किया जाता है। जैसे कि अनुसंधान कर रहे हैं तो उसमें क्या चीज नवीन जानकारी है या क्या नवीन तथ्य है, यहाँ पे ये देखा जाएगा। इस प्रकार के अनुसंधान को वस्तु स्थिति के सामने लाना होता है। तो वस्तु स्थिति, वास्तविक स्थिति के सामने, वस्तु स्थिति लिख गया है यहाँ पे, वास्तविक स्थिति लिखा गया है यहाँ पे, वास्तविक स्थिति के सामने लाना होता है। ठीक। वास्तविक हो जाएगा ये। ठीक। लाना होता है। तो इस प्रकार के अनुसंधान को जो है वास्तविक स्थिति को लाना होता है, कि जो फैक्ट है या ट्रूथ है उसको सामने लाना होता है, फैक्ट को मतलब सामने खींच के लाना होता है हमको, जो फैक्ट है उसको। ठीक। इसमें अब थ्योरेटिकल रिसर्च, इस अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता द्वारा नवीन सिद्धांत, नियम या स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशन तो विकास करने का प्रयास किया जाता है। कोई भी नया थ्योरी, लॉ, थ्योरेटिकल में ना, और एक्सप्लेनेशन को विकसित करने का प्रयास किया जाता है उसको। जैसे कि ग्रेविटी का सिद्धांत है, उसको और प्रयोग करके दिखाएंगे। ठीक है ना, उसको बेस की थ्योरी बना के देखेंगे, उसके लॉ को समझेंगे, उसके नियम को समझेंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे वहां पे। ठीक। तो यही हो जाएगा फिर थ्योरेटिकल रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च, अभी बताया था मैं, प्रयोग के सिद्धांत, पूर्व तथ्य। इसमें क्या होता है, पहले से हमको कोई भी चीज प्राप्त रहती है, पूर्व ज्ञात तथ्य हुआ, सिद्धांतों के नवीन अनुप्रयोग, उसको बस अप्लाई करके देखते हैं, एप्लीकेशन करके देखते हैं यहाँ पे। ठीक।
एप्लीकेशन करके देखते हैं तो प्रतिपादित किया जाता है। इनका उद्देश्य किसी अनुपद उत्पाद या प्रक्रिया में सुधार लाना होता है। ठीक, जो भी उत्पाद आया है हमारे सामने, जो भी प्रक्रिया है उसमें सुधार लाना होता है। ठीक। अनुसंधान विधि के आधार पर वर्गीकरण। तो यहाँ पे मेथड के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। ठीक। तो ऐतिहासिक अनुसंधान, इसमें इसको भी क्या है, तीन प्रकार से बांटा गया है। तो ऐतिहासिक अनुसंधान में क्या होता है, इस प्रकार के अनुसंधान में ऐतिहासिक विधि का प्रयोग किया जाता है। ऐतिहासिक अनुसंधान वस्तुतः अतीत का अध्ययन करके क्या था, अतीत का अध्ययन करते हैं और पता लगाते हैं कि क्या था अतीत में। ठीक। क्या था इसका प्रयोग करके बताते हैं हम लोग, खोजते हैं उसको अतीत में। इसका अनुसंधान की विषय वस्तु ऐतिहासिक सामग्री होती है। ठीक। तो ऐतिहासिक सामग्री होती है इसकी विषय वस्तु, जैसे कि अशोक स्तंभ हो गया या ताम्रपत्र हो गया। तो इसके यहाँ, इससे हम लोग क्या करेंगे, सर्च करके देखेंगे कि क्या था करके। ठीक, उस समय क्या था, कैसा था, उसको हम लोग खोजने की कोशिश करते हैं। पास्ट का अध्ययन करते हैं और क्या था उस समय, कैसा था, क्या था उसको पता लगाएंगे। क्या था उसका हम लोग प्रश्न का उत्तर देते हैं यहाँ पे। ठीक। डिस्क्रिप्टिव, यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं किसी भी चीज को। ठीक। इस प्रकार के अनुसंधान का वर्णन, वर्णात्मक विधि डिस्क्रिप्टिव मेथड का उपयोग किया जाता है। वर्णात्मक अनुसंधान वस्तुतः वर्तमान में विद्यमान परिस्थितियों का अध्ययन करके क्या है उसका उत्तर देता है। ठीक। ये क्या है का उत्तर देता है, कोई भी चीज क्या है, रहने के लिए क्या है वो, उसका उत्तर देता है। सर्वेक्षण। ठीक। एक्स फैक्टो स्टडी, केस स्टडी, कुछ मुख्य वर्णनात्मक अनुसंधान की विधियां हैं। इसके अध्ययन एवं विषय वस्तु वर्तमान परिस्थिति व उससे प्राप्त सूचनाएं होती हैं। ठीक। तो इसके अंदर ये सब भी, इसके अंदर यही सब आते हैं ना, तो याद रखिएगा। ये एक्स फैक्टो है, एक्स फैक्टो स्टडी, सर्वे करते हैं इसके अंदर। ठीक। सर्वेक्षण करते हैं, केस स्टडी करते हैं इसके अंदर। तभी हमको पता चलता है कि क्या है। जैसे कि देखिए, अब इसको एक एक करके बताऊंगा मैं। सर्वे में क्या होता है, उसका सर्वेक्षण करेंगे जाके, मतलब देखेंगे सामने सामना कि क्या है करके। लेकिन एक्स फैक्टो में क्या होता है पता है, एक्स फैक्टो में एक्स और फैक्टो रिसर्च, फैक्टो, एक पोस्ट फैक्टो बोलते हैं इसको, एक्सपो फैक्टो। ठीक। इसमें जो घटना है वो घटित हो जा रहती है। ठीक। इसका नोट बना लेना जान की, इसमें ना घटना जो है वो घटित हो जाती है, हो जा रहती है। घटना जो है वो घटित हो जा रहती है, इसमें घटना घटित हो जा रहती है। और चर में यहाँ पे कोई भी मैनिपुलेशन नहीं होता। यहाँ पे जो वेरिएबल है, चरों में परिवर्तन नहीं कर सकते ना यहाँ पे, मैनिपुलेशन नहीं होता चरों में। ठीक। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहता है यहाँ पे, स्वतंत्र चर होता है, उससे जो मैनिपुलेशन होता है या परिवर्तन नहीं कर सकते, क्योंकि घटना पहले पहले घट चुकी है। अब उसको हम लोग बस देख रहे हैं कि ये घटना क्यों घटी है, ऐसा क्यों हुआ, उसको बस देख रहे हैं हम लोग। घटना घट चुकी है और घटना घट क्यों घटी ये घटना, इसलिए उसको देखते हैं। तो वो एक्सपोस्ट फैक्टो, एक्सपोस्ट फैक्टो स्टडी बोलते हैं उसको। इसमें देखिए, इसमें देखते क्या है, जैसे कि कोई आदमी क्रिमिनल है, क्रिमिनल है, तब वो तो क्रिमिनल बन चुका है, उसको तो हम लोग चेंज नहीं कर सकते। तो उसके क्रिमिनल बनने के पीछे क्या तथ्य हो सकते हैं, क्या हुआ उसकी जिंदगी में जो क्रिमिनल बन गया। ठीक। तब उस तथ्य को उसके भूतकाल में हम लोग जाके उसके जीवन जीवनी को सर्च करेंगे, तो उसके साथ क्या घटना घटी जो क्रिमिनल बन गया, उसको हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे कोई भी चर में हम लोग परिवर्तन नहीं कर सकते। परिवर्तन कौन से रिसर्च में परिवर्तन करते हैं हम लोग, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जो स्वतंत्र चर है उसमें परिवर्तन कर सकते हैं ना, याद रखेगा। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ना स्वतंत्र चर में परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन एक्स फैक्टो में स्वतंत्र चर में परिवर्तन नहीं कर सकते, क्योंकि घटना घट चुकी है।
जैसे कि कोई आदमी क्रिमिनल बन चुका है, अब वो क्रिमिनल क्यों बना है, इस तथ्य को हम लोग जांच रहे हैं। तो उसके पास्ट को देखेंगे, हिस्ट्री को देखेंगे कि क्या ऐसा घटना घटी जो क्रिमिनल बन गया। ठीक। केस स्टडी में क्या होता है, कोई भी व्यक्ति या इसमें भी कोई भी व्यक्ति या वस्तु के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं या उसके केस को स्टडी करते हैं, और उस समय से अभी उसकी क्या स्थिति है, वर्तमान में क्या स्थिति है, इसको देखते हैं। जैसे कि नोकिया का मोबाइल के ऊपर अगर मैं केस स्टडी करूं, नोकिया के मोबाइल के ऊपर केस स्टडी करूं, तो ये कहाँ से आया, कैसे आया, फिर इसका डाउनफॉल कैसे हुआ, और अभी इसकी क्या स्थिति है वर्तमान में, इस सब को मैं क्या करूंगा, डिस्क्राइब करूंगा वहां पे। ठीक। सर्वे में डायरेक्ट जाके उस जगह को सर्वेक्षण कर लूंगा, और एक्सपेक्ट तो में वही होता है, इसमें कोई घटना घटी है तो उस घटना घटने का कारण का पता लगाते हैं। ठीक। और इसमें पूरा एक्सप्लेन करते हैं उस चीज को, उस केस का पूरे स्टडी करते हैं। ठीक। अब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में याद रखने वाली बात यही है कि इसमें जो स्वतंत्र चर है ना, उसको एक कंट्रोल इन्वायरमेंट में होता है। इसमें दो बात याद रखने वाली चीज है, इसमें स्वतंत्र चर में हम लोग मैनिपुलेशन कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, स्वतंत्र चर में मैनिपुलेशन होता है। और जो ये होता है वो किसी कंट्रोल इन्वायरमेंट में होता है। ठीक। इस प्रकार के अनुसंधान में प्रयोगात्मक विधि, एक्सपेरिमेंटल मेथड का प्रयोग किया जाता है। प्रयोगात्मक अनुसंधान वस्तुतः भावी परिस्थितियों का अनुमानिक अध्ययन करके क्या होगा प्रश्न का उत्तर देता है, जिसमें किसी चर किन्हीं चरों को नियंत्रित करने पर घटनाक्रम पर पड़ने वाले उसके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। ठीक। जैसे कि एक्सपेरिमेंट करूं किसी चीज पर, मैं कोई चीज है, जैसे एक्सपेरिमेंट करूं, तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो कैसा होगा, क्या होगा उसके साथ, ये पता चलता है इसमें। और इसमें क्या होता है, कंट्रोल इन्वायरमेंट में, याद रखेगा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च रहेगा तो वहाँ कंट्रोल इन्वायरमेंट रहेगा, और जो चर है स्वतंत्र चर, उससे मैनिपुलेशन कर सकते हैं। इसमें दो ही बात याद रखने वाली चीज होती है, स्वतंत्र चर में मैनिपुलेशन कर सकते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं, और ये एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में होता है। बस यही की बात याद रखना है इसमें। और क्या होगा इसका रिजल्ट देखते हैं इसमें। कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ये सोच के करते हैं कि एक्सपेरिमेंट करने के बाद क्या होगा, जैसे कि किसी केमिकल में किसी चीज को मिलाते हैं, तो वहां पे देखते हैं उस केमिकल को मिलाने के बाद कि इस केमिकल में इसको मिलाने के बाद क्या होगा करके देखते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ऐसे एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक, क्या होगा करके देखते हैं उसमें। अब ये क्या है, क्लासिफिकेशन बाय नेचर है, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ रिसर्च। ठीक। तो नेचर के हिसाब से हम लोगों ने रिसर्च को तीन भागों में फिर बांटा है। ठीक। डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव अभी पढ़े हैं हम लोग। ठीक। इसमें सर्वे होता है, एक्सपेक्टो स्टडी होता है, केस स्टडी होता है, ये सब एक रिसर्च का ही पार्ट है ये। ठीक। एनालिटिकल रिसर्च, विश्लेषणात्मक रिसर्च, तो विश्लेषणात्मक अनुसंधान का उद्देश्य उपलब्ध तथ्यों, सूचनाओं, साक्ष्यों आदि का विश्लेषण करके उनका आलोचनात्मक मूल्यांकन करना होता है। ठीक। यहाँ पे उनके गुण अवगुण दोनों को बताना होता है, मूल्यांकन करना होता है, उसका विश्लेषण करेंगे कुल मिला के। ठीक। एनालाइज करेंगे उसको कि ये तथ्य है वो सही है कि नहीं है, सूचना है वो ठीक है कि नहीं है, साक्ष्य जो मिले हैं उसका हम लोग क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे यहाँ पे। ठीक। इस प्रकार के अनुसंधान कार्य प्रारंभ वर्णनात्मक अनुसंधान से अधिक गहन, संदर्भित और विस्तृत होते हैं। तो जो डिस्क्रिप्टिव पढ़े हैं उससे अधिक गहन, संदर्भित और विस्तृत होगा, उससे भी ज्यादा विस्तृत होगा, अधिक डीप डीप होगा ये। ठीक। और एक्शन रिसर्च तो पढ़े ही हैं, क्रियात्मक अनुसंधान केंद्र व वितरित बिंदु सिद्धांतों का सामान्यीकरण उपयोग करके तात्कालिक समस्या, इसमें याद रखिएगा तात्कालिक समस्या का समाधान
शीघ्र समाधान करना होता है। यह अनुसंधान कार्य व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करने एवं विद्यमान परिस्थितियों का उन्नयन करने पर जोर देता है। ठीक, तो इसको कई बार पढ़ चुके हैं, क्योंकि क्लासिफिकेशन इसलिए जिसमें आ रहा है उसमें डाला जा रहा है इसको। ठीक, अब क्या है, अप्रोच के अनुसार इस तरह से देखेंगे, उपागम के अनुसार अनुसंधान उपागम के आधार पर वर्गीकरण। तो अनुसंधान कार्यों में प्रयुक्त की जा रही उका उपागम के आधार पर अनुसंधान को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो गुणात्मक, ठीक, गुणात्मक में क्या होता है, गुणात्मक अनुसंधान के क्रियाकलाप गुणात्मक घटनाक्रमों, क्वालिटेटिव फिनोमिना पर केंद्रित रहता है। दार्शनिक अनुसंधान फिलोसफी में इसका उपयोग होता है। ऐतिहासिक अनुसंधान हिस्टोरिकल रिसर्च में, और प्रकृति जन्य नेचुरिस्टिक इंक्वायरी दृष्टि विषयक अनुसंधान, फिनोमोलॉजिकल इंक्वायरी आदि गुणात्मक प्रकार के अनुसंधान होते हैं। ये सब अनुसंधान भी क्या होता है, गुणात्मक प्रकार के अनुसंधान होता है। क्वालिटेटिव फिनोमिना, ठीक, फिलोसफिकल रिसर्च और हिस्ट्री रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च और नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी, ये सब क्या आएगा, गुणात्मक रिसर्च में होता है। ये सब में विषयात्मक अनुसंधान, फिलोमोलॉजी इंक्वायरी, मात्रात्मक अनुसंधान। अब मात्रात्मक अनुसंधान में क्या, मात्रात्मक मतलब जिसमें मात्रा की, जो हमें कुछ डाटा की जरूरत पड़े। ठीक, जब डाटा की जरूरत पड़ती है ना, तो मात्रात्मक अनुसंधान होता है। तो मात्रात्मक अनुसंधान के अंतर्गत मात्रात्मक प्रकार में मापित हो सकने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। सर्वे, घटनों, उत्तर अध्ययन, एक्सपेक्टो स्टडी, प्रयोगात्मक अनुसंधान आदि मात्रात्मक अनुसंधान के कुछ उदाहरण हैं। ठीक, तो याद रखिएगा ये सब क्या है, मात्रात्मक अनुसंधान है। एग्जाम में पूछ भी देता है कि क्वालिटिव रिसर्च में क्या क्या आता है, क्वांटिटिव रिसर्च में क्या क्या आता है। तो आपको पता होना चाहिए कि क्वालिटिव रिसर्च और क्वांटिटिव रिसर्च में क्या क्या आता है। जैसे कि फिलोसफी, फिलोसफी क्या है, कोई भी फिलोसफी देता है ना तो वो गुण पे आधारित रहता है। जैसे कि महात्मा गांधी की फिलोसफी, रविन्द्रनाथ टैगोर की फिलोसफी, ये सब क्या है, गुण पे आधारित रहता है। ये किसी व्यक्ति का गुण बताता है। ठीक, जैसे कि हम लोग महात्मा गांधी का फिलोसफी पढ़ेंगे तो उनके एक प्रकार से उनका गुण पता चल रहा है हमको, अहिंसा, अहिंसावादी थे। ठीक, ये सब पता चल रहा है। तो जब भी गुण पे आधारित होगा ना, तो वो मात्रात्मक में गुणात्मक में जाता है। और डाटा, जिस चीज के लिए हमको डाटा चाहिए, जैसे एक्स फैक्ट को स्टडी करने के लिए हमको क्या चाहिए, डाटा चाहिए। सर्वे करते हैं तो सर्वे करते हैं तो सर्वे करने आते हैं तो क्या लेके जाते हैं, हमको पूछ पूछ के लेके जाते हैं हर चीज। डाटा वगैरह पूछते हैं हमको, कितना कमाते हैं कितना नहीं कमाते हैं। जब भी सर्वे होता है हमारे घर, सर्वे करने आते हैं तो हमसे डाटा लेके जाते हैं वो लोग। ठीक, तो एक फैक्ट में वही, जब आपके पास डाटा ही नहीं रहेगा भूतकाल का, तो कहाँ से एक फैक्ट को रिसर्च करोगे। तो याद रखिएगा, इसमें गुणात्मक और मात्रात्मक में कंफ्यूज नहीं होना है। नेचर ऑफ डाटा, तो आधार सामग्री की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण। ठीक, क्लासिफिकेशन नेचर ऑफ डाटा। तो कॉन्सेप्चुअल रिसर्च, संप्रत्यात्मक अनुसंधान। तो संप्रत्यात्मक अनुसंधान किसी मूर्त विचार, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया या सिद्धांत या अंतर संबंध, इंटर रिलेशन से संबंधित होता है। यह प्रायः इस प्रकार के अनुसंधान दार्शनिक व चिंतकों, जो फिलोसफर होते हैं, और जो चिंतकों को क्या बोला जाता है, के द्वारा नए संप्रत्ययों को प्रतिपादन करने अथवा पुराना संप्रत्यय की पुनर्व्याख्या करने के लिए किया जाता है। कोई भी जो विचारक होते हैं, ठीक, दार्शनिक होते हैं, वो क्या करते हैं, नए चीज को बताते हैं, तो नए कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। ठीक, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया या सिद्धांत में इंटर रिलेशनशिप करते हैं यहाँ पे। ठीक, एम्पिरिकल रिसर्च, ये अनुभव से संबंधित होता है ना, याद रखिएगा, अनुभव जन्य अनुसंधान। तो हमारी इंद्री से जो अनुभव प्राप्त होता है, उसी को ही हम एम्पिरिकल रिसर्च में सत्य मान के चलते हैं।
हमारी इंद्री से जो ज्ञान इंद्री से जो अनुभव मिलता है हमको, उसी को सत्य मानते हैं। तो अनुभवजन्य अनुसंधान के विचार क्षेत्र अनुभवजन्य ढंग से किए प्रक्षेपणों पर आधारित होते हैं, या विभिन्न प्रकार के मापकों मेजरमेंट टूल से प्रदत्त से प्रदत्तों मतलब जो प्रदत्त होते हैं, सैंपल होते हैं, सांख्यिकी विश्लेषण से निष्कर्ष प्राप्त किए जाते हैं। तो यहाँ पे सैंपल जो मिलेगा उसका हम लोग क्या करेंगे, स्टैटिकल एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे। ठीक। तो ये अनुभव से रिलेटिव रहता है ना ये। और कार्यस्थल के आधार पे वर्गीकरण किया गया है इसको। ठीक। तो देखिए कार्यस्थल के आधार पे क्या है, पुस्तकालय में जो रिसर्च होता है, पुस्तकालय अनुसंधान होता है। पुस्तकालय अनुसंधान से तात्पर्य पुस्तकालय, वाचनालय, ग्रंथालयों, अभिधारकों आदि में उपलब्ध सामग्री का अध्ययन करके निष्कर्ष प्रदान करने की प्रक्रिया से है। ऐतिहासिक, दार्शनिक एवं दस्तावेजी अध्ययन संबंधी अनुसंधान कार्य इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ठीक। तो जो भी पुस्तकालय अध्ययन से हमें, और वाचनालय, पुस्तकालय, ग्रंथालय, अभिगार आदि से संबंधित सामग्री का अध्ययन करके निष्कर्ष प्राप्त करने की प्रक्रिया से है। तो जो भी पुराने दस्तावेज हैं, जैसे कि हम लोग धर्म ग्रंथ को पढ़ के, या कुछ जो भी जो यहाँ पे जो यात्रा करने आए थे उनके ग्रंथ को पढ़ के कोई भी रिसर्च करें, तो ये ऐतिहासिक होता है। और कोई भी दर्शन प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। दस्तावेजी अध्ययन संबंधी अनुसंधान कार्य इसी वर्ग में आते हैं। ठीक। तो ये पुस्तक वगैरह को पढ़ के क्या पता चलता है हमको, इतिहास के बारे में पता चलता है, या उस समय के दार्शनिक के विचारधारा कैसी थी यह पता चलता है, तो इसी के अंतर्गत आता है ये। अब क्षेत्र अध्ययन, तो फील्ड स्टडी भी होता है। फील्ड में जाके हम लोग कुछ स्टडी करें, सीधा वहां फील्ड में चले गए जहाँ पे रिसर्च करना है। तो क्षेत्र अध्ययन के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता अपनी समस्या से संबंधित सूचनाएं वह प्रदत्त उस क्षेत्र विशेष में कार्यरत व्यक्तियों से प्राप्त करता है। ठीक। सीधा वहां पे चले जाएं। जैसे हम किसी फैक्ट्री पे रिसर्च कर रहे हैं मजदूर पे, तो सीधा फैक्ट्री में जाके मजदूरों के साथ मिल के क्या करें, सीधा फील्ड में जाके सर्वे कर ले उनका। ठीक। तो सर्वे कर घटनाकोत्तर अध्ययन, अब जहाँ पे घटनाकोत्तर अध्ययन भी फील्ड में जाके कर सकते हैं, जहाँ उसने क्रिमिनल बना तो कहाँ कहाँ गया, क्या किया, कैसे किया, तो उससे वहां पर जाके भी देख सकते हैं, पूछ सकते हैं मनुष्य लोग से। एकल अध्ययन साक्षात्कार, एकल अध्ययन भी कर सकते हैं, इंटरव्यू भी, साक्षात्कार भी यहाँ पे ले सकते हैं फील्ड में जाके। ठीक। लेबोरेटरी रिसर्च होता है, लैब के अंदर रिसर्च होता है, उसी को लेबोरेटरी रिसर्च कहते हैं। प्रयोगशाला अनुसंधान वस्तुतः प्रयोगशालागत परिस्थितियों में पूर्ण नियंत्रित प्रयोगों को संपादित करके निष्कर्ष प्राप्त करने की प्रक्रिया पर आधारित होती है। तो वहां पे प्रयोगशाला में कंट्रोल स्थिति होता है, जिस चीज का प्रयोग करते हैं ना उसका वातावरण बनाया जाता है। वहां पे ठंडे की जरूरत है तो वहां पे एसी लगा देंगे, गर्मी की जरूरत है तो वहां पे हीट उत्पन्न कर लेंगे, मतलब पूर्ण नियंत्रित करके उस क्षेत्र को क्या कर लेंगे हम लोग, पूर्ण नियंत्रित करके प्रक्रिया पर आधारित होता है। जैसे भौतिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में किए गए अध्ययनों, अध्ययन इस वर्ग के अनुसंधान का एक उदाहरण कहा जा सकता है। ठीक। अब कुछ अनुसंधान को हमको थोड़ा डिटेल से पढ़ना है। जैसे कि क्या है, टाइप ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। तो बेस्ट और कहान, जो बेस्ट और कहान है उन्हीं ने 1992 में क्या किया था, प्रस्तावित वर्गीकरण को सबसे उत्तम माना था। ठीक। इन्होंने ही वर्गीकरण को क्या माना था, जो वर्गीकरण हुआ था उसको सबसे उत्तम माना था। और इस वर्गीकरण की कसौटी को मानते हुए शिक्षण शोध शैक्षिक अनुसंधान के निम्नलिखित तीन भागों में बांटा गया। तो शैक्षिक अनुसंधान को इसने तीन भागों में बांटा। शैक्षिक अनुसंधान में सबसे पहले में रखा इसने हिस्टोरिकल रिसर्च को, फिर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को, फिर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को। ठीक। तो इसी को थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे हम लोग। तो हिस्टोरिकल रिसर्च में क्या होगा, ऐतिहासिक अनुसंधान से तात्पर्य ऐसे अनुसंधान से होता है जिसमें बीती घटनाओं का रिकॉर्ड किया जाता है, उसका विश्लेषण किया जाता है तथा उनकी व्याख्या की जाती है, ताकि उसमें एक दुरुस्त समानीकरण, साउंड जनरलाइजेशन किया जा सके। ऐसे समानीकरण से भूतकाल, पास्ट एवं वर्तमान काल की क्रियाओं को समझने में मदद मिलती है। साथ ही साथ इसमें
प्रत्याशित भविष्य, ठीक, एंटीपासिपेट फ्यूचर को भी समझने में मदद मिलती है। फ्यूचर में क्या होना चाहिए, भूतकाल का हम लोग अध्ययन करते हैं, वो भी हमें क्या मिलती है, उससे मदद मिलती है। अनुसंधान के इस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में काम आने वाले व्यक्तियों को किसी भी रूप में प्रचलित प्रणालियों को अपनाने में सुविधा होती है तथा उनमें सुधार करने का प्रथम चरण होता है। ठीक, तो इसके कुछ महत्व भी हैं ऐतिहासिक अनुसंधान के। तो ऐतिहासिक अनुसंधान भूतकालीन घटनाओं के परिणाम को स्पष्ट करते हुए उनके गुणों दोषों से परिचित कराता है। ठीक, भूतकाल के परिणाम को स्पष्ट करेगा ये, और उनके गुणों और दोषों से परिचित कराएगा। ठीक, भूतकाल में कुछ कुछ अच्छे काम भी हुए रहते हैं, और कुछ क्या है, अच्छे काम नहीं हुए रहते हैं। तो हम भूतकाल में क्या जानेंगे, इसके गुण को भी जानेंगे, अच्छे काम क्या हुए हैं, और उसमें दोष क्या था, भूतकाल में क्या अच्छा नहीं था, ये भी जान जाते हैं। ऐतिहासिक अनुसंधान शैक्षणिक मानव मनोवैज्ञानिक समस्याओं को का हल ढूंढने में सहायक होता है। ठीक, ऐतिहासिक अनुसंधान भूतकालीन त्रुटियों से परिचित कराकर भविष्य के प्रति सतर्कता सतर्क कराता है। इस भूतकाल में जो त्रुटि किए हैं अभी भविष्य में ना हो, कि जैसे कई लोग त्रुटि किए रहते हैं भूतकाल में, ठीक, वो भविष्य में ना हो, इससे सतर्कता भी कराता है इससे। शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक अनुसंधान समाज एवं विद्यालय संबंधी संबंधों की व्याख्या करता है तथा मनोवैज्ञानिक क्षेत्रों में इसके कारणों का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। ऐतिहासिक अनुसंधान शिक्षा तथा मनोविज्ञान के लिए वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत करता है। ठीक, ऐतिहासिक अनुसंधान अंधविश्वास एवं भ्रम का निवारण करता है। तो मूल उद्देश्य क्या है ऐतिहासिक अनुसंधान के, तो ऐतिहासिक अनुसंधान का मूल उद्देश्य भूत के आधार पर वर्तमान को समझना। भविष्य के ऐतिहासिक अनुसंधान का मूल उद्देश्य ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में इन समस्याओं का अनुशासनात्मक संबंधी वर्तमान धारणा, शिक्षकों के स्थान पर छात्रों को महत्व, व्यक्ति की वर्तमान अवधारणा, मापन एवं मूल्यांकन आदि का मूल्यांकन करना है। ठीक, ऐतिहासिक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य शिक्षा, मनोविज्ञान तथा अन्य सामाजिक विज्ञानों में चिंतन को नई दिशा देने एवं नीति निर्धारण करने में सहायता करना है। ऐतिहासिक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिकों को भूतकालीन तथ्यों के प्रति जिज्ञासा एवं तृप्ति एवं भूतकाल, वर्तमान काल तथा भविष्य काल के संबंध स्थापित करना है। ठीक, तो संबंध स्थापित करते हैं इसमें तीनों काल में। इसी वैज्ञानिक अनुसंधान का एक मुख्य उद्देश्य किसी क्षेत्र विशेष व्यवसायिक कार्यकर्ताओं के लिए पूर्व अनुभव के आधार पर भविष्य कार्यक्रम की रूपरेखा निर्धारित करने में सहायता करता है। तो अगर व्यवसायिक कार्य करता है, तो भविष्य भूतकाल में कैसे किए थे उस कार्य को, तो भविष्य में उसका एक रूपरेखा बनाने में ये सहायता भी प्रदान करता है। ठीक, यह इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि किस परिस्थिति में किन कारणों से व्यक्ति अथवा व्यक्तियों ने इस विशेष प्रकार का व्यवहार किया, उसका उसका व्यवहार उसके ऊपर तथा समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। तो कोई भी परिस्थिति थी या कुछ भी था, उस परिस्थिति में व्यक्तियों ने कैसा व्यवहार किया और उस व्यवहार से समाज पे क्या प्रभाव पड़ा, अच्छा प्रभाव पड़ा कि बुरा प्रभाव पड़ा, ताकि हम भी उस व्यवहार को कर सकें, उसी प्रकार के व्यवहार को। जैसे कि सार्स वायरस आया था, तो उस समय देखा गया कि क्या क्या उस समय किया गया था। तो क्वारंटाइन किया गया था, और वैक्सीन लगाया गया था, और जो सूट पहन के आते थे उसको क्या बोला जाता था, तो वही पहना गया था। तो उससे ही क्या उस, उसके अकॉर्डिंग ही कोरोना से फाइट करने की कोशिश की गई थी। ठीक, तो ये भविष्य की परिस्थिति के आकलन करने के बाद ही पता चला है। तो ऐतिहासिक अनुसंधान के प्रकार क्या हो सकते हैं, बायोग्राफिकल रिसर्च। ठीक, बायोग्राफिकल रिसर्च में क्या होता है, बिबियोग्राफिकल रिसर्च। बिबियोग्राफिकल रिसर्च में किस व्यक्ति की जीवनी पर आधारित रिसर्च किया जाता है इसमें। ठीक, ग्रंथ आलेखी रिसर्च। विधेयक अनुसंधान, कोई भी कानून का यहाँ पे रिसर्च किया जाता है, वो कानून लागू था तो क्यों था,
किस लिए था, वो कानून क्या सबके लिए बराबर था, ये सब रिसर्च करके देखा जाता है। उस कानून अब सही था कि गलत था, ठीक है ना। स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ आइडिया, तो इ- इतिहास के जितने आइडिया थे उसका भी क्या किया जाता था यहाँ पे, रिसर्च करके पता कर सकते हैं। संगठन, संस्थाओं और संगठनों के इतिहास का अध्ययन कर सकते हैं, ठीक। तो ये सब अध्ययन करके हम लोग, ऐतिहासिक अनुसंधान ही है ये सब, उसके प्रकार हैं ऐतिहासिक अनुसंधान के, ठीक। विवरणात्मक या वर्णनात्मक अनुसंधान, डिस्क्रिप्टिव, मतलब किसी चीज को डिस्क्राइब करना है यहाँ पे, ठीक। बताना, वर्णन करना किसी चीज का। शिक्षा तथा मनोविज्ञान संबंधी अनुसंधान का क्षेत्र वर्णनात्मक अनुसंधान का सबसे अधिक महत्व है, और यह बड़े व्यापक रूप में व्यवहार में आया है। वर्णनात्मक अनुसंधान पद्धतियां किन्हीं घटकों, घटनाओं तथा परिस्थितियों की तात्कालिक स्थिति के संबंध में परिशुद्ध सूचना एकत्रित करने तथा खोजे हुए तथ्यों से वैध सामान्य निष्कर्ष निकालने में सहायक होती है, ठीक। तो ये क्या है, तात्कालिक स्थिति की घटना है, उसमें जो परिस्थिति होती है उसमें परिशुद्ध सूचना एकत्रित करने तथा खोजे हुए तथ्यों को वैध सामान्य निष्कर्ष निकालने में सहायक होती है, ठीक। जॉन डब्ल्यू बेस्ट के अनुसार वर्णनात्मक अनुसंधान क्या है, का वर्णन एवं विश्लेषण करता है। परिस्थितियां तथा संबंध जो जो वास्तव में वर्तमान है, अभ्यास जो चालू है, विश्वास, विचारधारा जो पाई जा रही है, जो चल रही है, अनुभव जो प्राप्त किए जा रहे हैं, उन्हीं से इसका संबंध है, ठीक। तो अभी क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या विचारधारा चल रही है, इस सब को क्या करता है और ज्यादा डिस्क्राइब करता है, मतलब बताता है कि ये क्या है, एक्चुअल में ये है क्या चीज, उसको बताता है ये, ठीक। वर्णनात्मक अनुसंधान की विशेषता, इसके अंतर्गत एक ही समय में अधिकांश मनुष्यों के विषय में आंकड़े प्राप्त किए जा सकते हैं, ठीक। एक ही समय में बहुत सारे मनुष्यों में विषय, मनुष्य के विषय में आंकड़े प्राप्त किए जा सकते हैं। यह क्या है, स्पष्ट करता है इसका संबंध किसी व्यक्ति विशेष से न होकर पूर्ण जनसंख्या व उसके न्यायादर से होता है। व्यक्ति विशेष को नहीं देखते यहाँ पे, पूर्ण जनसंख्या को देखेंगे, पूरे पॉपुलेशन में क्या चल रहा है, या न्यायादर से अगर छांटे हैं सैंपल में तो पूरे सैंपल को देखेंगे यहाँ पे। इसका एक विशिष्ट उद्देश्य होता है। इसके अंतर्गत किसी वैज्ञानिक नियम का निर्धारण नहीं करते हुए अपितु समस्या के समाधान हेतु उपयोगी सूचना प्रदान करते हैं, ठीक। कोई भी समस्या का समाधान करने के लिए उपयोगी सूचना प्रदान करते हैं, यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं उस समस्या को, हम मान के चलिए। और वर्णनात्मक अनुसंधान गुणों एवं संख्यात्मक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। तो देखो, ये गुण और संख्यात्मक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। और दोनों प्रकार जब होते हैं तो ट्रैंगुलेशन होता है ना, ट्रायंगुलेशन बोलते हैं उसको, तो उसको याद रखिएगा, दोनों प्रकार को जब मिला देते हैं तो ट्रायंगुलेशन बोला जाता है, ट्रायंगुलेशन रिसर्च। तो इसके टाइप देखिए क्या क्या होते हैं। विभिन्न विद्वानों ने वर्णनात्मक अनुसंधान के विभिन्न प्रकार का वर्गीकृत किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से वान एंड डेल का वर्गीकरण अध्ययन आवृत्ति, भौगोलिक क्षेत्रों तथा प्रयोगों में जाने वाली तकनीक के आधार पर किया जाता है। तो वैज्ञानिक जो वान एंड डेल का वर्गीकरण है वही पढ़ रहे हैं हम लोग। तो सर्वेक्षण अनुसंधान, तो इसमें डायरेक्ट हम लोग सर्वेक्षण करते हैं, जाके सर्वे करते हैं, मतलब यही है सर्वेक्षण अनुसंधान। समस्याओं का समाधान करने के लिए शिक्षा शास्त्री, अब देखो एक कौन कौन उपयोग करते हैं, तो शिक्षा शास्त्री, मनोवैज्ञानिक, सरकार, उद्योगपति, राजनीतिक, सभी सर्वेक्षण करते हैं। सर्वेक्षण संबंधी आंकड़े संग्रहण करने के लिए तीन उद्देश्य होते हैं। तो क्या क्या उद्देश्य होते हैं जो सर्वेक्षण कराते हैं, वो किस उद्देश्य से कराते हैं। तो वर्तमान स्तर का निर्धारण, अभी जो स्तर है किसी भी चीज का रिसर्च कर रहे हैं
तो उसका क्या स्तर है अभी वर्तमान में, लेवल की कौन से लेवल में है वो चीज। ठीक। जैसे कोई उद्योगपति ही करा रहा है तो उसके प्रोडक्ट का स्तर क्या है अभी वर्तमान में। ठीक। वर्तमान स्तर एवं मान्य स्तर में तुलना, जो हम लोग स्टैंडर्डाइज किए थे, प्रमाप स्तर बनाए थे, प्रमाप मतलब समझ में आता है, जो सोचे थे हम लोग, जो स्तर सोचे थे, और वर्तमान स्तर जो है अभी उस चीज का, उस दोनों की तुलना करके देखते हैं कि जो सोचे थे वो है कि नहीं, जो सोचे थे उस स्तर में है कि नहीं है हम लोग। ऐसे तुलना करके देखा जाता है। वर्तमान स्तर का विकास करना, और वर्तमान जो स्तर में है अभी उसका विकास किया जाता है यहाँ पे। तो सर्वेक्षण विधि में, सर्वेक्षण में इनमें से कोई अथवा अधिक उद्देश्य होता है। सर्वेक्षण अध्ययन अनेक प्रकार का हो सकता है जिसमें मुख्य निम्नलिखित है। तो देखो क्या क्या सर्वेक्षण होता है। स्कूल सर्वे किया जाता है। जॉब एनालिसिस होता है। जॉब एनालिसिस मतलब होता है कोई भी कार्य के लिए क्या क्या चीज जरूरी है, जॉब के लिए, कोई भी जॉब के लिए क्या क्या जरूरी है, तो इसी प्रकार जॉब एनालिसिस होता है। अगर कोई भी कार्य है उसे करने के लिए क्या जरूरत पड़ेगी। जैसे कि छात्रावास है, शिक्षक का जॉब निकला था अभी, तो कम से कम 12th पास होना जरूरी था उसके लिए, और पीजीडीसीए या डीसीए होना था उसके लिए। तो वो जॉब के लिए कंप्यूटर का ज्ञान भी जरूरी था। इसीलिए 30 में से कितना, 15 क्वेश्चन आपको सही सॉल्व करने ही थे उसमें। ठीक। तो जॉब एनालिसिस है, उस जॉब के लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगी आपको, किस स्तर की योग्यता की जरूरत पड़ेगी। अगर प्रोफेसर का जॉब है तो उसे 12th पास तो थोड़ी लेंगे, फिर तो मास्टर डिग्री वाले को लेंगे। तो वही जॉब एनालिसिस है, उस जॉब को तोड़ के देखते हैं इसके लिए क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी आपको। ठीक। पब्लिक सर्वे कराया जाता है, जनमत सर्वे, और सोशल सर्वे होता है, सामाजिक सर्वे जो सरकार कराती है। ठीक। दूसरा देखिए, इंटर रिलेशनशिप स्टडी होता है इसमें, अंतर संबंधी, अंतर संबंधों का अध्ययन। तो अंतर संबंधों का अध्ययन अनुसंधान करता केवल वर्तमान स्थिति का सर्वे सर्वे नहीं करता, अपितु उन तत्वों को भी ढूंढने का प्रयास करता है जो घटनाओं के संबंध के विषय में सूझ प्रदान कर सके। इसमें घटनाओं की परिशुद्ध विवरण के अतिरिक्त तो उसके पारस्परिक संबंधों को खोजने का प्रयास किया जाता है, ताकि घटना ताकि घटनाएं संबंधित सर गहन अंतर्दृष्टि सर वॉइस। प्राप्त हो सके। वाइस क्या हो रहा है, क्लियर नहीं आ रहा है क्या। जी सर, थोड़ा हेलो। कट कट कर आ रहा था। हम्म, जी सर, कट रहा था सर। कट रहा था। नेटवर्क वगैरह जी ठीक है जानकी उधर, नेटवर्क ठीक है। सर, इधर का दिक्कत रहता है सर। अभी क्लियर क्योंकि है। थोड़ा स्लो हुआ होगा ना, नेटवर्क स्लो होता है तो वॉइस फिर कट कट के आना शुरू हो जाता है, तो हम्म, याद रखिएगा। ठीक है। जी हम्म। तो अंतर संबंध का अध्ययन होता है इसमें। अनुसंधान करता केवल वार्षिक वास्तव वर्तमान स्थिति का सर्वेक्षण नहीं करता, अपितु उन तत्वों को ढूंढने के प्रयास करता है जो घटनाओं के संबंध में विषय में सूझ प्रदान कर सके। इस घटनाओं को परिशुद्ध विवरण के अतिरिक्त तो उनके पारस्परिक संबंधों को खोजने का प्रयास किया जाता है। तो घटना घटित हो रही है, उसके साथ और क्या क्या चीज इंटर रिलेशनशिप है वो, घटना को घटने के साथ और कुछ चीज तो नहीं है जो उस घटना को घटने का मतलब संबंध स्थापित करे उस चीज के साथ, इसको भी देखा जाता है। तो इस प्रकार देखने के लिए क्या होता है, वही केस स्टडी जो बताया था इसमें, और क्या चीज है जो घटना को घटने के लिए प्रभावित कर रही है। ठीक। तो ये केस स्टडी है। और कॉज एंड कंपैरेटिव स्टडी को एक्स पोस्ट फैक्टो भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, कॉज एंड कंपैरेटिव स्टडी और एक्स पोस्ट फैक्टो दोनों एक होता है। ठीक। तो इसको बताया गया है। कोरिलेशन स्टडी में कारण कारण और परिणाम का पता लगाया जाता है। दो वेरिएबल है उनके बीच, दो वेरिएबल है तो एक चर के सहानुभूति में दूसरे चर में कितना परिवर्तन हो रहा है, एक वेरिएबल चेंज होने से दूसरा वेरिएबल कितना चेंज हो रहा है, ये सहसंबंध अध्ययन में बताया जा रहा है, बताया जाता है। तो कोई भी वेरिएबल चेंज होने के कारण क्या है वो भी देखा जाता है इसमें। ठीक। तो ये सब कारण संबंधी इंटर रिलेशनशिप देखा जाता है इस सब में।
कि केस स्टडी में ही इंटर रिलेशनशिप देखा देखा जाता है। और कॉजल कंपैरेटिव स्टडी में भी इसको ही एक्स पोस्ट फैक्टो बोला जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक। विकासात्मक अध्ययन होता है फिर तीसरे में। तो विकासात्मक अध्ययन का संबंध केवल वर्तमान स्थिति और पारस्परिक संबंधों को स्पष्ट करना नहीं होता, अपितु इस तथ्य को भी स्पष्ट करना है कि समय व्यतीत होने के साथ क्या परिवर्तन आते हैं। जो चीज भी हम लोग देख रहे हैं तो वो सेम तो नहीं रहेगा। समय अगर व्यतीत हो रहा है तो उस व्यतीत समय व्यतीत होने पर क्या परिवर्तन आते हैं ये भी देखा जाता है। ठीक। विकासात्मक अध्ययन बालकों की विशेषज्ञताओं के अन्वेषण तथा उनकी विशेषताएं विकास एवं वृद्धि के साथ साथ कैसे बदलती है का बोध करते हैं। वर्तमान स्थिति व उनकी घटनाओं के पारस्परिक संबंधों के साथ साथ उन परिवर्तनों का भी अध्ययन किया जाता है जो समय के साथ साथ होते हैं। इसके अंतर्गत दो प्रकार के अध्ययन आते हैं। ठीक। तो देखिए, ग्रोथ स्टडी होता है, ये बालकों में किया जाता है ग्रोथ स्टडी। ठीक। ट्रेंड स्टडी होता है। ट्रेंड मतलब कोई ट्रेंड मतलब समझ में आता है क्या होता है। किसी चीज का ट्रेंड चलना मतलब उस चीज का चलन चल रहा है तो वो कब तक चलेगा, कब तक नहीं चलेगा, ट्रेंड चेंज होगा क्या, ये सब देखा जाता है उसमें। ठीक। कोई चीज का चलन चलना, जैसे कि अभी मोबाइल का ट्रेंड है, ठीक है ना। पहले क्या था, 3G का ट्रेंड आया, फिर 4G का ट्रेंड आया, फिर 5G का ट्रेंड आया। तो जब ट्रेंड उस चीज का चलन आया तो पहले 3G मोबाइल आया, फिर पहले तो 2G आया, सबसे पहले 2G आया, 2G ट्रेंड में था, फिर 3G आया। ठीक। फिर 4G आया, फिर अभी 5G आया है। तो अभी 5G मोबाइल ही बिकता है, ज्यादातर 4G कोई नहीं लेते हैं। तो इसमें ट्रेंड का अध्ययन होता है, वही जो चलन में जो चल रहा है ना उसी का अध्ययन करते हैं इसमें। ठीक। तो अब देखिए लास्ट में प्रयोगात्मक अनुसंधान। तो मनोवैज्ञानिक तथा शैक्षणिक शोधों में से इसको हम लोग शैक्षणिक दृष्टि से देख रहे हैं ना, इस सब अनुसंधान को हम लोग अभी कौन सी दृष्टि से देख रहे हैं, शैक्षणिक दृष्टि से देख रहे हैं ना। शैक्षणिक शोधों में प्रयोगात्मक अनुसंधान का महत्व सर्वाधिक है। प्रयोगात्मक अनुसंधान वह अनुसंधान होता है जिसमें प्रयोगकर्ता या शोधकर्ता स्वतंत्र चर में जोड़ तोड़ मैनिपुलेशन करके उसके प्रभाव का अध्ययन करता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हमेशा जो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसी में जोड़ तोड़ किया जाता है, मैनिपुलेशन किया जाता है। अब जोड़ तोड़ करने के बाद उसको कम या ज्यादा करके देखने के बाद तो उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है उसका अध्ययन किया जाता है यहाँ पे। ठीक। तथा विभिन्न समूहों में प्रयोग को यादृच्छिक ढंग से आवंटित भी करता है। यादृच्छिक मतलब होता है रैंडमली, तो रैंडमली ढंग से आवंटित भी करता है ये। ठीक। एलोकेट करता है ताकि स्वतंत्र चर एवं आश्रित चर डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच विश्वास के साथ कारण और परिणाम का संबंध स्थापित हो पाए। तो यहाँ पे कारण और परिणाम का संबंध स्थापित करते हैं, केवल कारण और परिणाम को देखते नहीं है, बस उसके साथ संबंध भी स्थापित होता है। तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, कारण और परिणाम का संबंध स्थापित करने का प्रयास करते हैं यहाँ पे। ठीक। संबंध स्थापित। तो प्रयोगात्मक अनुसंधान में स्वतंत्र चर में अनुसंधान द्वारा जोड़ तोड़ किया जाता है। ठीक। इसकी विशेषता है जोड़ तोड़ किया जाता है, मैनिपुलेशन किया जाता है स्वतंत्र चर में ना, याद रखिएगा। अगर अगर दिया जाए कथन में दिया जा रहेगा कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जोड़ तोड़ हो रहा है तो ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल में जोड़ तोड़ हो रहा है, जो स्वतंत्र चर नहीं उसमें जोड़ तोड़ होता है लिखा है तो गलत हो जाएगा फिर स्टेटमेंट। ठीक है। तो स्वतंत्र चर में यहाँ पे जोड़ तोड़ होता है या मैनिपुलेशन होता है। प्रयोगात्मक शोध में प्रयोगकर्ता प्रयोज्य का चयन यादृच्छिक ढंग से करता है। तो प्रयोज्य मतलब सैंपल का जो चयन होता है, सैंपल का जो चयन होता है वो रैंडमली तरीके से किया जाता है। यहाँ पे रैंडम सैम्पलिंग की जाती है। ठीक। याद रखेगा, यहाँ पे रैंडम सैम्पलिंग की जाती है, मतलब जानबूझ के किसी को नहीं ले लेंगे, रैंडम तरीका से लेंगे सैंपल को। ठीक। यादृच्छिक मतलब वही होता है
जब सैंपल में सभी का आने का चांस रहता है ना, तो उसी को रैंडम सैंपलिंग कहते हैं। सब का आने का चांस रहता है, पूरे पॉपुलेशन में कोई भी आ सकता है अपने सैंपल में। तो वही फिर यादृच्छिक ढंग से, मतलब रैंडम ढंग से जाएगा, वही बोला जाता है, फिर उसी को रैंडमली बोला जाता है। फिर उसका प्रयोगात्मक समूह तथा नियंत्रण समूह में आवंटन किया भी यादृच्छिक ढंग से किया जाता है, ताकि ये सभी समूह आपस में तुल्य रहे। ठीक। प्रयोगात्मक शोध में प्रयोगकर्ता स्वतंत्र तथा आश्रित चर के बीच एक कारण तथा परिणाम संबंध कायम करने में समर्थ पाता है। तो ये कारण तथा परिणाम को रिलेशनशिप को देखता है, वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखा जाता है यहाँ पे, याद रखिएगा। चरों के अतिरिक्त प्रयोगात्मक अनुसंधान के चार अन्य प्रमुख अभिलक्षण होते हैं। तो ये कंट्रोल्ड होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये जो बताया जा रहा है, ये कंट्रोल्ड होता है ये। ठीक। और हेर फेर होता है इसमें, मैनिपुलेशन होता है, ऑब्जर्वेशन होता है और रिपीटेशन होता है इसमें। ठीक, तो इसको याद रखेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोगात्मक का उपयोग, उपयोग क्या कहते हैं शिक्षा के क्षेत्र में? तो सामान्य शैक्षिक कार्यक्रमों अथवा परंपराओं में परिवर्तन करने के प्रभाव को निश्चित करने के लिए। ठीक। तो शैक्षणिक कार्यक्रम और परंपराओं में परिवर्तन अगर कुछ भी करते हैं हम लोग, सिलेबस को चेंज कर देते हैं या करिकुलम को चेंज कर देते हैं, तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक, क्योंकि वही क्या है, हमारा एक वेरिएबल है टीचिंग का, जिस पर हम डिपेंडेंट हैं। तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा यहाँ पे? कार्यक्रम जैसे कि पढ़ाने की टेक्निक को चेंज कर देंगे, ठीक, या टाइम को चेंज कर देंगे, तो छात्र डिपेंडेंट हो। सिलेबस वगैरह चेंज नहीं करेंगे, टाइम को चेंज कर देंगे, पढ़ाने का तरीका मेथोलॉजी को चेंज करके देखेंगे। ठीक, ये सब को चेंज करके देखेंगे और पढ़ाने के तरीका में क्या प्रभाव पड़ रहा है उसको देखेंगे। शैक्षणिक नीतियों तथा कार्यक्रमों को निरूपण, क्रियान्वयन तथा शोध के आधार के रूप में काम करने तथा शैक्षणिक उद्देश्यों के लक्ष्यों को उपयुक्तता तथा प्रभावशीलता के परिणाम को मापने एवं मूल्यांकन द्वारा निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो जो भी परिणाम आ रहा है उसका मूल्यांकन द्वारा निर्धारित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, मूल्यांकन लेंगे, परिणामों का मापन करेंगे। शिक्षा एक अत्यंत विस्तृत क्षेत्र है जिसमें अनुसंधान अत्यधिक के लिए अत्यधिक संभावनाएं उपलब्ध हैं। इसलिए इसमें बहुधा अनुसंधान उपागम को अपनाने का अधिक आवश्यकता है, जहां मात्रात्मक और गुणात्मक अध्ययन प्रतिमानों को अपनाया जा सके, दोनों को अपनाया जा सके बोला जा रहा है। ठीक, एक को नहीं अपनाया जाए, दोनों को अपनाया जाए बोला जा रहा है। अब देखिए परिणात्मक शोध के अर्थ और विशेषताएं। तो जो क्वांटिटेटिव है इसको भी थोड़ा गौर से देख लीजिए, इसको भी डिटेल में पढ़ना पड़ेगा हमको। क्वांटिटेटिव शोध है उसको, तो परिणात्मक शोध पॉजिटिव पैराडाइम पर आधारित होता है। पॉजिटिव पैराडाइम जो हम लोग पढ़े हैं अभी, पॉजिटिविज्म, उस पर ही आधारित होता है परिणात्मक सोच। क्योंकि अभी हम लोग देखे हैं कि पॉजिटिविज्म में ही क्या आता है, परिणात्मक लेते हैं हम लोग, परिणात्मक सोच को पॉजिटिविज्म में लिया जाता है, अभी बताया था ना मैं। तथा इसमें अनुभविक विश्लेषणवादी उपागम, इंपेरिकल एनालिटिक अप्रोच की संज्ञा भी दी जाती है इसको। ठीक, अनुभविक, क्योंकि अनुभव से भी संबंधित होता है ये। शोध में किसी वास्तविकता को दिए हुए के रूप में प्रत्यक्षीकरण किया जाता है। परिणात्मक शोध में ज्ञान को अर्जित करने योग्य तथा इसे मूर्त रूप में संप्रेषणीय माना जाता है, तथा इसके इस प्रकार के शोध को पूर्व कल्पना यह होती है कि प्राणी का व्यवहार कुछ कारकों से निर्धारित होता है, अर्थात प्राणी का व्यवहार उसकी अपनी स्वतंत्र फ्री विल या पसंदगी से प्रभावित ना होकर कुछ पुनर् में प्रेडिकेबल, पहचान योग्य आइडेंटिफिकेबल तथा स्वाभाविक कार्य नेचुरल कॉजेस पर निर्धारित होता है। परिणात्मक शोध नियंत्रित प्रेक्षण के माध्यम से कई नया सिद्धांत या नियम विकसित करने पर जोर डालता है। ठीक, शोध का यह प्रारूप यह मानकर चलता है कि कोई भी प्राप्त ज्ञान तभी वैध होगा जब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सिद्ध करने योग्य हो। ठीक, तभी वो उसको वैध मानेंगे, जब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष
दोनों प्रकार से वो क्या हो, सिद्ध करने योग्य। इस प्रकार के शोध में शोध समस्या में प्रयुक्त सभी पद संक्रियात्मक रूप से परिभाषित किए जाते हैं, ताकि वह स्वर शुद्धता तथा मापा जा सके, परीक्षण किया जा सके। परिणात्मक शोध में वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी, परिणात्मक है तो याद रखना ऑब्जेक्टिविटी जरूर रहेगी उसमें, ठीक। अनुभविकता, एम्पिरिसिज्म, तर्कपूर्ण, क्रिटिकली सुव्यवस्थित, सुव्यवस्थित रहती है वो, ठीक। और मितव्ययी, सामान्यीकरण, जनरलाइज, जनरलाइजेशन भी होता है इसमें। और डिपेंडेबल रहता है, विश्वसनीय और वैध रहता है, रिलायबल और वैलिड रहेगा, गणितीय मॉडल पर आधारित रहता है, और सत्यापन करने योग्य होता है, पुनर्वृत्ति योग्य तथा व्यवहारिक, जैसे अवयव को मौजूदगी होती है, ठीक। प्रैक्टिकेबिलिटी होती है, तथा शैक्षणिक शोध में परिणात्मक स्वरूप पर भी आधारित बहुत प्रकार के शोध कार्य किए जाते हैं। देखो तो इसमें क्या क्या आता है। देखिए तो इसमें क्या क्या किया जाता है वो देखिए। वर्णनात्मक अनुसंधान इसके अंतर्गत आता है, ठीक। कोरिलेशन रिसर्च इसके अंतर्गत आता है, और प्रयोगात्मक अनुसंधान, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी इसके अंतर्गत आता है, ठीक। जिसमें जिसमें भी डाटा की हमको जरूरत पड़ेगी, ठीक, वो सब इसके अंतर्गत आएगी। एक्स फैक्टो भी इसके अंतर्गत आता है, कॉज एंड कंपेरेटिव रिसर्च भी आता है, ठीक। और क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी आता है। क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मतलब क्या होता है, इसमें आधा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के गुण रहते हैं, आधा नहीं रहते हैं, ठीक। इसमें जो वेरिएबल होते हैं वो मैनिपुलेटेबल नहीं होते इसमें, ठीक। कुछ कुछ इसमें एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के भी गुण होते हैं, कुछ इसमें एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के गुण नहीं भी होते। तो ये क्या होता है, दोनों, इसीलिए इसको अर्ध प्रयोगात्मक अनुसंधान कहते हैं, ठीक। बीच में नेटवर्क चला गया था क्या जानकी? बीच बीच में उस साइड नेटवर्क नहीं है क्या? चलो फिर आज इतना ही रखते हैं, कल पढ़ेंगे गुणात्मक शोध की विशेषता को, थोड़ा गुणात्मक को भी डिटेल से पढ़ना है कल, इसको कल पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तो लोग का नेटवर्क भी जा रहा है आ रहा है, ठीक। जी सर। हम्म, कल करते हैं, आज के लिए बहुत हो गया है। तो इसको और पढ़ लीजिएगा एक बार, और जो समझ में नहीं आएगा उसको पूछ लीजिएगा, ठीक है। बाकी सब जी। जो नोट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सब कवर कर दिया गया है, ठीक है।